जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। यह जो वीडियो है इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय आय की धारणा के बारे में पढ़ेंगे, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में पढ़ेंगे और प्रति व्यक्ति आय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की जो धारणा है, तो राष्ट्रीय आय की धारणा 3 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला है सकल घरेलू उत्पाद। तो सबसे पहले हम लोग सकल घरेलू उत्पाद के बारे में पढ़ेंगे, जिसे शॉर्ट में हम लोग जीडीपी के नाम से भी जानते हैं। तो किसी भी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुएं एवं सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यानी कि जैसे कि हमारा देश है भारत, तो भारत में एक निश्चित समय में खास करके ये 1 साल के लिए निकाला जाता है। तो हमारे भारत देश में एक वर्ष में जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उन सभी कुल मात्राओं को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। शॉर्ट में इसे हम लोग जीडीपी के नाम से भी जानते हैं। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे सकल राष्ट्रीय उत्पादन। तो इसके बारे में जानेंगे कि किसी देश में 1 साल के अंतर्गत जितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो एनडीपी है इसे हम लोग एनडीपी के नाम से जानते हैं, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो इसमें बताया गया है कि किसी भी देश में 1 वर्ष के अंदर में जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया गया है उन सभी के मौद्रिक मूल्य को हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पादन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे सकल घरेलू उत्पादन और यहाँ पे सकल राष्ट्रीय उत्पादन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि दोनों का डेफिनेशन एक दूसरे से मिलता जुलता दिखाई देता है। तो इसको अंतर करने के लिए हम लोग इसको ऐसे जान सकते हैं, ये दोनों में कैसे हम अंतर करें। कुल राष्ट्रीय उत्पादन का पता लगाने के लिए सकल घरेलू उत्पादन में देशवासियों द्वारा विदेशियों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को जोड़ दिया जाता है तथा विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया जाता है। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे इसको सकल राष्ट्रीय उत्पादन को निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो है सकल घरेलू उत्पाद, इसमें हम लोग सिर्फ अपने देश में जो भी उत्पादन होता है, जो भी सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन होता है उसे हम लोग सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। लेकिन जब हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पादन की बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे देश में उद्योगपति हैं जो दूसरे देश में भी जा कर के वहाँ पे वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में ले टाटा कंपनी को, तो टाटा कंपनी है तो भारत की, लेकिन पूरे ये दुनिया भर के देशों में अपना ब्रांच है, इसका एक शाखा है और वहाँ भी ये वस्तुओं का उत्पादन करता है, लोगों को सेवा देता है। तो वहाँ से भी इसको इनकम हो जाता है, टाटा कंपनी को इनकम होता है। उसी तरह से कुछ विदेशी कंपनी है जो कि भारत में अपना यहाँ पे ब्रांच खोले हुए हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी, जैसे ये टीवी जो है ये सैमसंग का टीवी है और सैमसंग टीवी भारत की नहीं है, किसी और देश का है, और वो यहाँ पे अपना ब्रांच खोले हुए है और यहाँ पे अपना वस्तुओं का उत्पादन करके जो भी है वो मुद्रा कमा रहा है, पैसा कमा रहा है। तो इसमें जब हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे देश का कंपनी है जो किसी दूसरे देश में जा कर के वहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके जो पैसा कमाया है उसको भी हम लोग इसमें जोड़ देते हैं। और वैसे कंपनियां जो यहाँ पे अपना, जो विदेशी कंपनी है और यहाँ पे अपना फैक्ट्री लगाए हुए है, अपना ब्रांच खोले हुए है, तो वो जो यहाँ से इनकम करती है उसको हम लोग उसमें से घटा देते हैं। यानी कि अपने देश के जितने भी इनकम है, जो विदेश से भी इनकम हुआ है उसको अपने देश वाले इनकम में जोड़ देते हैं, और जो यहाँ से विदेशी कमा के गए हैं अपने देश लेकर के उसको हम लोग अपने देश के इनकम में से घटा देते हैं। और ऐसा करने पे जो हम लोग को प्राप्त होता है उसी को हम लोग यहाँ पे सकल राष्ट्रीय उत्पादन के नाम से जानते हैं। उसके बाद तीसरा है यहाँ पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, जिसे हम लोग
NNP के नाम से भी जानते हैं, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है, अतः कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से इन खर्चों को घटा देने पर जो शेष बचता है वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है। यानी कि देखिए, हम लोग जब भी राष्ट्रीय उत्पादन की आंकड़ा इकट्ठा करते हैं सकल घरेलू उत्पाद की या सकल राष्ट्रीय उत्पादन की, तो ये आंकड़ा इकट्ठा करने में हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं। तो जब हम अपने सकल घरेलू उत्पाद में से इन खर्चों को जब हम घटा देते हैं और उसके बाद जो शेष निकल के आता है उसी को हम लोग यहाँ पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के नाम से जानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से कच्चे माल की जो कीमत है, पूंजी की जो घिसावट या मरम्मत पर किए गए व्यय को जो खर्च हुआ वो, टैक्स को और बीमा को व्यय को घटा देने से जो बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। यानी कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये टीवी जो है मान लीजिए भारत में बना है, तो जब ये टीवी भारत में बना है तो इसका पार्ट पुर्जा जो है अलग अलग से है। मान लेते हैं एक सेकेंड के लिए कि ये कंपनी भारत की है, तो इसका पार्ट पुर्जा अलग अलग जगह से मंगाया गया है। इसको मंगाने में कुछ रुपए खर्च हुए हैं और जितने भी पार्ट पुर्जा हैं वो सब के अलग अलग दाम भी थे, अलग अलग मूल्य थे। उन सभी को एक कंपनी ये अपने जगह मंगवाता है और मंगवा करके यहाँ पे इन सब को एक साथ जोड़ करके एक टीवी का निर्माण करता है, एक टीवी का उत्पादन करता है। फिर जब ये टीवी मार्केट में बेचने के लिए लाता है तो आने जाने के खर्च, सरकार को जो टैक्स देना पड़ता है वो खर्च, तो इन सभी को जब हम लोग शुद्ध राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो इस टीवी पर जितनी भी रुपए खर्च हुए हैं उन सभी को हम लोग इसमें घटा देते हैं और सिर्फ हम इस टीवी का जो मेन मूल्य है, जो असली दाम है, उसी को हम काउंट करते हैं। तो इस तरह के जब भी हम काउंटिंग करते हैं तो उसी को हम लोग शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। यानी कि जो भी हम लोग उत्पादन करते हैं उसमें से खर्च को घटा करके जो बचता है उसी को हम लोग शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के नाम से जानते हैं। इसे NNP के नाम से भी जानते हैं। NNP मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हम लोग को भारत के राष्ट्रीय आय और इसके ऐतिहासिक प्रवेश को देखना है। तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में लगाए थे। सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय आय का आंकड़ा यही निकाले थे और इन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें बताए थे कि भारत का वार्षिक प्रति व्यक्ति आय जो है वो 20 रुपये है। यानी कि 1868 में जब दादा भाई नौरोजी भारत के राष्ट्रीय आय के जब अनुमान लगाए तो उन्होंने बताया कि भारत का राष्ट्रीय आय में जब प्रति व्यक्ति आय निकाले तो वहाँ पे वार्षिक में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये आता था। यानी कि एक वर्ष में औसत रूप में देखा जाए तो एक व्यक्ति 20 रुपये का ही इनकम करता था और ऐसा इन्होंने अपने पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया है, उसी में ये लिखा हुआ है। इसके अलावा इनके बाद बहुत सारे अर्थशास्त्री आए जो कि यहाँ पे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ा को इकट्ठा करने की कोशिश किए, वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त किए, लोगों को बताएं। लेकिन इस टाइम पे एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर VKRV राव। इन्होंने 1925 से 29 के बीच में भारत के राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निकाला था और उस टाइम पे भारत में यही सबसे ज़्यादा प्रचलित था। यानी कि भारत के जब भी राष्ट्रीय आय के आंकड़ा की आवश्यकता होती थी तो वो जो डॉक्टर VKRV राव द्वारा जो तैयार किया गया था वही सर्वमान्य था, लोग उसी को मानते थे। इसके अलावा और भी अर्थशास्त्री थे बहुत सारे जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय आय की गणना की थी, उसका आंकड़ा निकाले थे। उसके बाद जब हम लोग आज़ाद होते हैं तो आज़ादी के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 ईस्वी में प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। यानी कि हम लोग को ये अभी तक जो पढ़े थे दादा भाई नौरोजी वाला टाइम या अभी जो हम लोग यहाँ पे इनके बारे में पढ़े VKRV राव के बारे में, तो ये सब आज़ादी से पहले के थे।
जब हम लोग आज़ाद हुए तो आज़ादी के बाद ही सरकार ने यहाँ पे भारत सरकार ने अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय के आंकड़ा निकालने के लिए राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था। और ये गठन किया गया था पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। तो इनके अध्यक्षता में यहाँ पे राष्ट्रीय आय समिति की गठन अगस्त 1949 में किया गया। अब इस राष्ट्रीय समिति का काम क्या था? राष्ट्रीय आय समिति का काम क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि भारत के राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना, मतलब कि एक तरह से उसका आंकड़ा निकालना। और इस समिति ने अप्रैल 1951 में अपना प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, अपना पहला रिपोर्ट जमा किया था। और ये रिपोर्ट में 1948 से 49 में जो भी देश की राष्ट्रीय आय है उसी का आंकड़ा रखा गया था। और उस टाइम हमारे देश का जो राष्ट्रीय आय था वो था 8,650 करोड़। यानी कि जब 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ तो उसके बाद इन्होंने अपना एक आंकड़ा तैयार किया। और ये आंकड़ा तैयार करने में लगभग 2 साल लग गए। 1951 में पहला आंकड़ा रिपोर्ट पेश किया गया। और उस टाइम पे जो ये रिपोर्ट आया था वो था 1948-49 के राष्ट्रीय आय के अनुसार ये आंकड़ा बनाया गया था। और उस टाइम पे हमारा जो राष्ट्रीय आय था वो कुल था 8,650 करोड़ रुपए। बहुत ही कम माना जाएगा इसको, ठीक। और जब यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय निकाला गया था तो प्रति व्यक्ति आय मात्र था 246 रुपये 90 पैसे। इतना कम हमारा प्रति व्यक्ति आय था। 1954 के बाद राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको शॉर्ट में हम लोग CSO के नाम से भी जानते हैं, का गठन किया जाता है। अब यहाँ पे यही काम करता है। पहले राष्ट्रीय आय समिति आंकड़ा निकाला था, लेकिन 1954 के बाद जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है यही देश के राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निकालता है। यही संस्थान नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े को प्रकाशित भी करता है। राष्ट्रीय आय के सृजन में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का विशेष योगदान होता है। यानी कि हम लोग को अगर अपना राष्ट्रीय आय में विकास करना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए हमारे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र में विकास करना होगा। इन तीनों के योगदान से ही देश का राष्ट्रीय आय वृद्धि करती है, आगे में बढ़ती है। अब यहाँ पे है प्रति व्यक्ति आय। ये क्या होता है? तो देखिए, राष्ट्रीय आय में देश के कुल जनसंख्या से भाग दे देने पर जो भागफल आता है उसे ही हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी कि किसी देश में मान लीजिए 10 लोग रह रहे हैं और उन 10 लोगों द्वारा जो कमाया गया है उसमें भाग देने पर जो भागफल आएगा उसी को हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई व्यक्ति है वो 10 रुपये कमाया, कोई व्यक्ति है वो 20 रुपया कमाया है, कोई व्यक्ति है वो 30 रुपया कमाया है। तो यहाँ पे 3 व्यक्तियों ने मिलके इतना कमाया। एक और ले लेते हैं कि कोई व्यक्ति है वो 10 रुपया और कमाया, चौथा व्यक्ति 10 रुपये और कमाया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि जब प्रति व्यक्ति आय निकालना होगा तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि व्यक्ति नंबर A है, ये B है, ये C है और ये D है। मतलब कि एक देश है, देश में ABCD नाम के व्यक्ति रहता है। इसमें से A नाम का व्यक्ति 10 रुपये का इनकम किया है, B नाम का व्यक्ति वो 20 रुपये कमाया है, C नाम का व्यक्ति 30 रुपये कमाया और D नाम के व्यक्ति 10 रुपये का इनकम किया है। अब हम लोग को जब प्रति व्यक्ति आय निकालना होगा तो क्या करेंगे कि यहाँ पे इन चारों को पहले हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग का राष्ट्रीय आय निकलेगा। तो चारों को जोड़ेंगे तो 20 से 10 30 30 60 है, आइए हो जाएगा 70। यानी कि 70 हो गया हमारा राष्ट्रीय आय। और यहाँ पे लोग कितने रहने वाले हैं? तो लोग रह रहे हैं यहाँ पे 4 जन, तो 4 लोग हैं। तो जब प्रति व्यक्ति आय निकालना होगा तो इसी को हम लोग भागा करके निकालेंगे। तो भागा करेंगे तो निकल जाएगा 4 एकम 4, उसके बाद इसमें बचेगा 3, तो 4 सते 28, फिर बचेगा लगभग हमारा यहाँ 17 रुपये 50 पैसे आएगा। जो हमारा इनकम है प्रति व्यक्ति आय वो 17 रुपये 50 पैसे के लगभग में आएगा। तो यहाँ पे हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो प्रति व्यक्ति आय होता है वो किसी व्यक्ति का एग्जैक्ट आय नहीं बता सकता है। इसमें हम लोग औसत रूप में आय निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे A व्यक्ति 10 रुपया कमाया है, B 20 कमाया है, C 30 कमाया है, D 10 कमाया है।
लेकिन जब हम प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो इसमें हम लोग ए को भी 17 रुपया 50 पैसा देंगे, बी को भी हम 17 रुपये 50 पैसा देंगे, सी को भी हम लोग 17 रुपये 50 पैसा देंगे और डी को भी हम लोग 17 रुपये 50 पैसा ही देंगे। यानी कि इसमें हम लोग किसी भी व्यक्ति का एक एग्जैक्ट इनकम नहीं बता सकते हैं, एवरेज इनकम बताते हैं। तो इसी को हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। फार्मूला इसका ये होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन उसी के अनुसार फार्मूला है कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। तो इससे भाग देने पर जो भागफल आएगा उसी को हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। अब देखिए, भारत की जो राष्ट्रीय आय है वो बहुत ही कम है तथा प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी बहुत नीचा है। अब जब राष्ट्रीय आय कम होगा तो निश्चित है कि प्रति व्यक्ति आय भी कम ही होगा, क्योंकि राष्ट्रीय आय से ही तो हम लोग प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं। तो राष्ट्रीय आय कम होने के कारण हमारा प्रति व्यक्ति आय भी बहुत ही कम है। विश्व विकास रिपोर्ट 2009 के अनुसार वर्ष 2007 में भारत के प्रति व्यक्ति आय $950 था। यानी कि जो विश्व विकास रिपोर्ट है 2009 में जो आया था, तो उसमें भारत के 2007 का यहाँ पे रिपोर्ट तैयार किया गया था और उस रिपोर्ट में भारत के प्रति व्यक्ति आय $950 था, जो कि बहुत ही कम माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर देखें तो अमेरिका से तुलना करें तो अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय के तुलना में हमारा जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1/48 था। यानी कि 1/48वां भाग, बहुत ही अमेरिका से हम लोग पीछे थे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भारत की प्रति व्यक्ति आय है वो अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय का लगभग 1/48 भाग था, जो कि 2007 के रिपोर्ट में 2007 के आंकड़ा को 2009 में जब रिलीज़ किया गया था तो उसमें ये निकला है। इसके अलावा उसी टाइम जो 2009 में जो विश्व विकास रिपोर्ट आया था उसके अनुसार विश्व के कुछ और देश के भी देखेंगे कि वहाँ के प्रति व्यक्ति आय कितना था। तो अमेरिका का देखें तो अमेरिका में उस टाइम पे प्रति व्यक्ति आय $46,040 था, इतना ज़्यादा, और हमारे पास कितना है $950। तो हम लोग बहुत ही कम थे। इंग्लैंड का देखा जाए तो यहाँ पे $42,740 था प्रति व्यक्ति आय। चीन में $2,360 था और बांग्लादेश में $870 था। यानी कि हमारे बाद अगर कोई आता है तो वो था बांग्लादेश। सिर्फ हम लोग बांग्लादेश से आगे थे, नहीं तो बाकी के जो सभी देश वो हमसे काफ़ी आगे हैं प्रति व्यक्ति आय में। और ये कब के रिपोर्ट के अनुसार? तो 2009 के रिपोर्ट के अनुसार हम लोग काफ़ी पीछे हैं प्रति व्यक्ति आय के मामले में, राष्ट्रीय आय के मामले में। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कम होने का कारण क्या है। आखिर भारत में प्रति व्यक्ति आय इतना कम क्यों है? तो देखिए, भारत में प्रति व्यक्ति आय कम होने के सबसे पहला रीज़न है जनसंख्या। यहाँ पे जनसंख्या की वृद्धि बहुत तेज़ी से हो रही है। इस कारण से क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ जितना भी उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन का आधा से ज़्यादा भाग हमारे देश में ही उपभोग किया जाता है। यानी कि यहाँ के लोग ही उसको यूज कर जाते हैं, जिसके कारण हम इसे विदेशों में एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं और हमारा इनकम कम हो पाता है। दूसरा कारण यहाँ शिक्षा का स्तर भी बहुत गिरा हुआ है। यहाँ के लोग अभी भी बहुत सारे लोग अशिक्षित हैं और शिक्षा के कमी होने के कारण ये लोग को ऊंचे लेवल का काम नहीं मिल पाता है। जैसे कि अगर बात किया जाए इसमें सेवा क्षेत्र की, तो जो लोग शिक्षित नहीं होंगे वो शायद ही सेवा क्षेत्र में काम कर सकते हैं। सेवा क्षेत्र में काम करने के लिए शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक होता है। और हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े भी हैं कि देश को विकास करने के लिए सेवा क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वहाँ पे इनकम ज़्यादा होता है। और हमारे देश में भी देखे हैं कि बहुत सारे लोग अब सेवा क्षेत्र से जुड़ भी रहे हैं। तो यहाँ पे शिक्षा का स्तर कम होने के कारण भी भारत का प्रति व्यक्ति आय कम है। उसके बाद है हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी है। जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि सरकार सबको यहाँ पे रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है और ये लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। बेरोजगार बैठने के कारण इनमें गरीबी आ रही है और इनका इनकम कम होते जा रहा है, ये इनकम न के बराबर कर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि हमारे देश का जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम हो रहा है, हमारे देश का राष्ट्रीय आय भी कम हो रहा है।
उसके बाद है हमारे यहाँ कृषि का पिछड़ापन। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि के मामले में भी अभी भारत के सभी राज्य आगे नहीं बढ़े हैं, आधुनिकीकरण को नहीं अपना पाए हैं। बिहार जैसे अभी कई सारे देश है जहाँ पे अभी भी कृषि पिछले तरीके से ही होता है, वो पिछड़ा हुआ ही है, जिसके कारण यहाँ पे उत्पादन अच्छे से नहीं हो पाता है और उत्पादन न होने के कारण इनका इनकम भी नहीं होता है। इस कारण से यहाँ के प्रति व्यक्ति आय भी बहुत ही कम होता है। उसके बाद एक कारण है यहाँ पे औद्योगिकरण की कमी। अभी भी भारत में औद्योगिकरण तो आया है लेकिन हर जगह पे औद्योगिकरण नहीं है और उद्योगों की कमी है, जिससे कि यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। अगर उद्योग ज़्यादा होते तो लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलता, रोज़गार ज़्यादा मिलने से उनको आय में वृद्धि होती और जब आय में वृद्धि होती तो हमारे प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती। लेकिन यहाँ पे उद्योग की कमी के कारण भी हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय की कमी हुई है। उसके बाद है विज्ञान प्रौद्योगिकी की कमी। इस चीज़ के भी हमारे देश में कमी है। अभी बहुत सारे राज्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी विकसित नहीं हुआ है। वहाँ पे कोई भी ऐसा कोई एक जगह नहीं है जहाँ पे लोग इस तरह के काम करें, उसमें जॉब वगैरह करें और अपने प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाएं। तो ये सब कारण है जिसके वजह से यहाँ पे भारत में प्रति व्यक्ति आय कम है। अगर हम इन सबों में सुधार करें तब भारत के प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा सकते हैं। सरकार भी इसके लिए काम कर रही है। सरकार के जैसे हम लोग पंचवर्षीय योजना देखें तो पंचवर्षीय योजना बनाया ही इसीलिए गया है ताकि जो भी चीज़ों की कमी है उसको ध्यान में रख करके 5 साल में योजना के तहत उसको पूर्ति किया जाए। जैसे कृषि के क्षेत्र में काम किया जा रहा है, यहाँ पे विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी काम किया जा रहा है, शिक्षा वगैरह ये जो भी चीज़ें हैं उन सभी के लिए सरकार काम कर रही है। जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे सरकार द्वारा हम दो हमारे दो का नारा दिया जा रहा है ताकि इस पर कम किया जाए। शिक्षा में सुधार करने के लिए भी सरकार यहाँ पे काम कर रही है, लोगों को बच्चों को उत्साहित कर रही है कि और आगे से जो स्कॉलरशिप ये सब दे करके यहाँ पे इन लोगों को शिक्षा में भी सुधार करने का काम कर रही है। रोजगार देने के भी काम कर रही है, यहाँ पे उद्योग ये सब लाने का काम किया जा रहा है। कृषि के लिए भी सिंचाई इन सब चीज़ों की व्यवस्था की जा रही है, उत्तम खाद बीज की व्यवस्था सरकार द्वारा कराई जा रही है। उद्योग के मामले में बात करें तो सरकार हमेशा इस पर योजना बनाते रहती है, इसको लाने का काम करते रहती है। शायद इसी कारण से है कि आज भी हम लोग अहमदाबाद को मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा का उद्योग बहुत ज़्यादा है। अगर विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में बात करें तो सरकार का इसमें भी अच्छी नीति रही है और इसी कारण से कर्नाटक को हम लोग सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये दुनिया में अमेरिका के बाद ऐसा माना जाता है कि उसी के जैसा यहाँ से भी सॉफ्टवेयर वाले काम होते हैं, तो इसको हम लोग सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सब कारण तो है प्रति व्यक्ति आय के कमी के, लेकिन यहाँ पे सरकार इन सब चीज़ों पे काम भी कर रही है। हम लोग पिछले चैप्टर में देखे भी थे कि वर्तमान समय में लोगों का जो इंटरेस्ट है वो तीसरे क्षेत्र में ज़्यादा हो रहा है, तृतीय क्षेत्र में ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, जिससे कि आय में बढ़ोतरी होगी। तो हो सकता है भविष्य में हमारा स्थिति सुधरे, हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें सुधार हो और हम लोग भी विकासशील से विकसित देश के श्रेणी में आएँ। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में इसका जो भी बचा हुआ है, जो राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे, उसको गणना करने में जो कठिनाइयाँ होती है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।